वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ नॉलेज वर्ल्ड। और यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट समरी ऑफ साइंस टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 8 प्लस इसके साथ साथ कुछ MCQs है जो CTET और महा TET में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ये जो समरी है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। प्लस जिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाई गई है यहाँ पर हमने लिए हैं शॉर्ट नोट्स। तो इन शॉर्ट नोट्स में जितने हाइलाइटिंग पॉइंट्स हो सकते हैं उन सबको कवर अप करने की कोशिश की है। और आप देखेंगे कि जब आप MCQ सॉल्व करने के लिए जाते हैं इस नोट्स के बेसिस पे तो आप मोस्ट ऑफ द MCQs ईजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस टेक्स्ट बुक में टोटल है 19 चैप्टर्स और इन 19 चैप्टर्स को मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। और जो कुछ इन्वायरमेंटल साइंस के चैप्टर्स थे उसको भी बायोलॉजी के साथ मर्ज कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन A जो है बायोलॉजी का। और आपको हर चैप्टर के बाद MCQs हाईलाइट किए हुए मिलेंगे। उसके आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि जब आप समरी बहुत ध्यान से सुनते हैं और इन नोट्स के ऊपर थोड़ा बहुत अपना टाइम लगाते हैं तो आप बहुत इजीली उन MCQs को सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो है यहाँ पर वो है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो इसमें जो की पॉइंट्स है वो ये है कि सेंसस 2011 में कुछ 87 मिलियन स्पीसीज़ अर्थ पर मिले थे। अब इतने सारे स्पीसीज़ का अगर डाटा रखना है तो उसको इजी मेथड बनाने के लिए क्लासिफिकेशन किया गया। तो यहाँ सबसे पहले डेफिनेशन मिलती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, जिसके लिए कई साइंटिस्ट ने कोशिश की और सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है वो है रॉबर्ट H. विटेकर का, जिन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया और उनके 5 सब ग्रुप्स बनाए। ये जो क्लासिफिकेशन था ये था न्यूक्लियस का टाइप कौन सा है या सेल का टाइप कौन सा है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, फिर यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। तो organisms can be classified on the basis of firstly prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes में है only unicellular जिसमें आता है kingdom Monera. Eukaryotes can be classified again into 2 groups, unicellular and multicellular. Unicellular में है सिर्फ प्रोटिस्टा और मल्टीसेलुलर में आते हैं फंगाई, प्लांटी और एनिमालिया। इसके बाद आपको हर किंगडम की कुछ हाइलाइटिंग की पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे मोनेरा के लिए एक तो क्लियर हो गया क्लासिफिकेशन में ये प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, मोनेरा में आते हैं सारे के सारे बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है या हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है, यानी ये अपना फूड या तो खुद प्रिपेयर करेंगे या अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड है। उसके बाद है प्रोटिस्टा। तो इन ऑर्गेनिज्म का जो की पॉइंट यूकैरियोटिक है, यानी इनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप है, ये यूनिसेलुलर है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म भी है जो अर्थ पे पाए गए थे। ठीक है, ये भी ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं या हेटेरोट्रॉपिक हो सकते हैं। इनका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है वो ये है कि इनके पास लोकोमोशन के लिए ऑर्गन होता है, यानी ये मूव कर सकते हैं, मे बी विद द हेल्प ऑफ सीलिया जैसे कि पैरामीशिया में मिलेंगे, फ्लैजेला की हेल्प से, यानी ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इनमें प्रेजेंट है। उसके बाद बात करते हैं यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें यहाँ पर 3 ग्रुप्स बताए गए हैं, फंगाई, प्लांटी और एनिमालिया। तो प्लांटी और एनिमालिया का जो डिटेल स्टडी है वो अगली क्लासेस में डिवाइडेड है। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ फंगाई के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये हेटेरोट्रॉपिक है, यानी अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड करती है। और फिर से एक हाइलाइटिंग पॉइंट कि ये सेप्रोफाइट है, गंधखोर है। क्या है कि अपने जो फूड ये गेन करती है वो डेड बॉडीज से गेन करती है। उसके बाद इसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी हुई होती है। फिर से हाइलाइटिंग पॉइंट,
वैसे तो आपको ये जो समरी है इसमें सारे हाईलाइटिंग पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी उसमें से जो कुछ ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल मेमोराइज होने ही चाहिए, तो वो पॉइंट्स के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो फंगाई की एग्जांपल्स होगी ईस्ट, पेनिसिलियम एंड मशरूम। ये हुआ इस चैप्टर का एक सेक्शन। दूसरे सेक्शन में आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन मिलता है, सेम न्यूक्लियस के बेस पे कि प्रोकैरियोट्स रहेंगे या फिर यूकैरियोट्स रहेंगे। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रोकैरियोट्स है उसमें है बैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स में आते हैं प्रोटिस्टा, फंगाई और अलगी। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है इनके साइज़। तो आपको जो कुछ यूनिट्स दिए हुए हैं कि 1 माइक्रोमीटर कितना होता है या नैनोमीटर कितना होता है, तो 1 मीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रोमीटर, 1 मीटर इज़ इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। चलिए अभी देखते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का साइज़ गिवन है 1 to 10 माइक्रोमीटर। इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे है, वो है बाइनरी फिजन, 1 से 2, 2 से 4। और फिर से यहाँ पे बैक्टीरिया से रिलेटेड जो एक हाइलाइटिंग पॉइंट मिलता है वो ये कि अगर इनको फेवरेबल कंडीशन मिले तो ये अपने नंबर को डबल कर सकते हैं विदिन 20 मिनट्स। नेक्स्ट है यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा। इनका साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली 200 माइक्रोमीटर। ये पैथोजेनिक है, यानी इनकी वजह से डिसीजेस हो सकती है, और इनके स्ट्रक्चर में और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलता है। इसके एग्जाम्पल है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। फंगाई की बात करें तो इनका साइज़ है 10 to 100 माइक्रोमीटर। ये जैसे कि हम देख चुके हैं कि सेप्रोफाइट है, यानी फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और डेड बॉडीज़। इनका डिवीजन भी दोनों टाइप से हो सकता है, सेक्सुअली और असेक्सुअली। सेक्सुअली हो और या फिर सेल डिवीजन और बडिंग। उसके बाद है अलगी। तो अलगी का साइज़ है 10 to 100 माइक्रोमीटर। ये यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर तक हो सकते हैं। इनके पास है क्लोरोप्लास्ट, तो इनमें फोटोसिंथेसिस होगा। इसकी एग्जाम्पल है क्लोरेला। लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का वायरसेस, जिसका साइज़ गिवन है 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इसीलिए ये आपको कोई भी सिंपल माइक्रोस्कोप में नज़र नहीं आएंगे। अगर इनका ऑब्जर्वेशन करना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही किया जा सकता है। डीएनए और आरएनए से बना हुआ होता है और प्रोटीन से कवर होता है। ये हो चुका कंप्लीट रिविजन समरी ऑफ फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देन क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देन वायरसेस। इसके बाद आपके सामने आ रहे हैं कुछ MCQs, और अब आप देखेंगे कि कैसे की पॉइंट्स पे बेस्ड MCQs आए हैं। ये सबसे पहले तो डिवीजन या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन ही पूछी हुई है कि जब आप ऐसा प्रोसेस जिसमें आप ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं उनके ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में से क्या कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है विटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया। ऑप्शंस 5, 4, 3, 6। प्लीज़ आपके आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके बाद है किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे होते हैं। मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, कंसिस्ट ऑफ 2 cells या नन ऑफ द अबव। फिर जो फंगाई है उनकी सेल वॉल इनमें से किसकी बनी हुई होती है। सेलुलोज, वायरस, काइटिन या अलगी। इनमें से किसकी वजह से एनिमल्स और प्लांट्स को डिसीजेस हो सकती है। एल्गी, वायरस, सेलुलोज, फंगाई। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर। अगला जो चैप्टर है वो है हेल्थ एंड डिसीजेस।
यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको दोनों की डेफिनेशन मिलेगी कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंगनेस एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज़। उसके बाद डिसीज़ कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ बॉडी। फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी टेक्स्ट बुक में अगर आपको फ्लो चार्ट या कोई बॉक्स मिलता है तो प्लीज़ उसको बिल्कुल कवर करने की कोशिश कीजिए। तो टाइप्स ऑफ डिसीजेस है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू रीजन। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन में 2 डिसीजेस आती है, क्रोनिक डिसीजेस एंड एक्यूट डिसीजेस। क्रोनिक डिसीजेस का मतलब है जो बहुत लॉन्ग टर्म वाली है, और एक्यूट शॉर्ट टर्म डिसीजेस। देन अकॉर्डिंग टू रीजन, हेरिडिटरी या फिर एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में अगेन 2 टाइप है, नॉन इन्फेक्शियस एंड इन्फेक्शियस। जैसे नॉन इन्फेक्शियस की एग्जांपल हो सकती है डायबिटीज़, हार्ट डिसीजेस। इन्फेक्शियस की है फ्लू, डेंगू एक्सेट्रा। फिर यहाँ अगेन कुछ इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ को डिटेल में बताया गया है। आपको इन्फेक्शियस डिसीज़ का एक कंप्लीट टेबल मिलता है जिसमें से आपको की पॉइंट लेना है कि कौन सी डिसीज़ है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। जैसे टीबी है ना, ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाली है, और आपको यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलाई। हेपेटाइटिस वायरस की वजह से, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। डायरिया, कॉलेरा और टाइफाइड, ये तीनों भी बैक्टीरियल डिसीजेस है। फिर नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस जिसमें है कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट डिसीजेस। तो कैंसर क्या होता है, इट इज़ अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। डायबिटीज़ में क्या है कि इंसुलिन कैन नॉट कंट्रोल ग्लूकोज लेवल। इसके सिम्टम्स है कि यूरिनेशन, उसके बाद ओबेसिटी का बढ़ जाना, वेट लॉस होना, और रीज़न हो सकते हैं हेरिडिटरी या फिर लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस या कुछ और। देन हार्ट डिसीजेस, तो हार्ट डिसीजेस में अचानक हार्ट अटैक आना, हार्ट में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना। यहाँ एक की पॉइंट जो मिला है वो ये है कि अगर किसी पेशेंट को अचानक हार्ट अटैक आता है तो सीधे 108 नंबर पर कॉल करना है और COLS का इस्तेमाल करना है। COLS क्या है, कॉम्प्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। 1 मिनट में कम से कम 30 बार 30 टाइम्स जो है वो ऊपर से हार्ट को प्रेशर डाल के पंप करना है। देन यहाँ पे कुछ और डिसीज़ेस के बारे में भी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, एड्स है और रेबीज़ है। ठीक है, तो डेंगू किस वजह से होता है, तो ये जिस मॉस्किटो की वजह से स्प्रेड होता है उसका नाम है ईडीज़ इजिप्टी, और ये जिस वायरस की वजह से होता है डेन 1-2, जो फ्लेवी वायरस का एक टाइप है। इसके आपको फिर से सिम्टम्स मिलते हैं कि फीवर, हेडेक, पेन इन आई सॉकेट, प्लेटलेट्स का कम हो जाना। स्वाइन फ्लू होता है H1N1 की वजह से, वायरस की वजह से जो पिग्स और ह्यूमंस की वजह से स्प्रेड हुआ। इसके सिम्टम्स है कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सोर थ्रोट, बॉडी पेन। एड्स HIV वायरस की वजह से, इसका इम्पॉर्टेंट हाईलाइटिंग पॉइंट कि इसका डायग्नोसिस होता है एलिसा टेस्ट की वजह से, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। लास्ट रेबीज़ वायरल डिसीज़ है जो बाइट ऑफ डॉग, रैबिट, मंकी, कैट एक्सेट्रा की वजह से हो सकती है। इसका इम्पॉर्टेंट की पॉइंट हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगना, उसके बाद बिला वजह बड़बड़ करते रहना, ये भी फैटल डिसीज़ है अगर वैक्सीनेशन ना ली जाए तो। ये हुआ इस टेक्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर, और इसके भी जो MCQs है वो हाईलाइट किए हुए हैं, आंसर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर है जो इस टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 8 है, हमारी लिस्ट में 3rd है, वो है पोल्यूशन। बहुत कॉमन टॉपिक है, कई क्लासेस में आपको मिल जाता है। यहाँ पे 3 पोल्यूशन के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन, और तीनों में जो कुछ पॉइंट्स
रिपीट होने वाले हैं या जिसके ऊपर ही फोकस है, वो है इन पोल्यूशंस का रीज़न क्या है, इन पोल्यूशन का सोर्स क्या है और इन पोल्यूशन का इफ़ेक्ट क्या है। और सबसे पहले देखते हैं कि पोल्यूशन है क्या। कंटामिनेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट दैट विल बी हार्मफुल टू इकोसिस्टम, ठीक है। और जो यहाँ पर फैक्टर्स है जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है उनको कहा जाता है पोल्यूटेंट। तो ये नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है एयर पोल्यूशन। इसके रीजंस दोनों हैं, नेचुरल या मैन मेड। नेचुरल में अर्थक्वेक हो सकता है, साइक्लोन हो सकता है, फॉरेस्ट फायर हो सकता है। मैन मेड में है फ्यूल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एटॉमिक एनर्जी एक्सेट्रा। इसका इफ़ेक्ट प्लांट और एनिमल दोनों पर होने वाला है। यहाँ से इम्पॉर्टेंट आपको जो पॉइंट मिलते हैं कि ओजोन लेयर में डिप्लेशन होना। ओजोन लेयर कहाँ पर है? बिलो स्ट्रेटोस्फेयर एट द हाइट ऑफ 48 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। उसके बाद ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो इफ़ेक्ट हो रहा है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो हीट को ट्रैप कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में आपको मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो जब ये हीट को बहुत ज़्यादा गेन करने लगते हैं तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर वो ग्लेशियल आइस को मेल्ट करने लगेगी, एग्रीकल्चर में डिस्टर्बेंस होगा और वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ लेकर जाएगा। उसके बाद एक एयर पोल्यूशन का लास्ट इफ़ेक्ट है वो है एसिड रेन। तो जब भी ये जो पोल्यूटेंट है जो एयर में ऐड हो रहे हैं, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, तो जब ये रेन वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो फिर वो एसिड तैयार करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वाटर पोल्यूशन। फिर से इसके रीजंस क्या है और इसका इफ़ेक्ट क्या है। तो रीजंस नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। नेचुरल में आया डिकम्पोजिंग मैटर ऐड हो रहा वाटर के अंदर, वीडिसाइड्स ऐड हो रहे, मड है, अलगी है। और मैन मेड में कि हम इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स को ले जाकर पानी में ऐड कर दे रहे, या फिर ऑयल का स्पिल हो जाना, फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से वो बहकर पानी में पानी के साथ ऐड हो जा रहे। इसके जो पोल्यूटेंट है वो बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, एल्गी वायरस, या इनऑर्गेनिक जैसे सैंड, डस्ट, और ऑर्गेनिक सीवेज, वेडिसाइड। इफ़ेक्ट होने वाला ऑब्वियसली ह्यूमन पर, इकोसिस्टम पर, एनिमल्स पर। और लास्ट है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन में सॉइल तभी पल्यूट होगी जब उसका फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी। और इसका एक इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है जो दूसरे कई चीज़ों पर इफ़ेक्ट करता है, वो है डिक्रीज़ इन सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की ज़रख़ेज़ी कम हो जाना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पे कुछ आपको डिज़ास्टर्स बहुत डिटेल में दिए हुए हैं। 3 डिज़ास्टर्स है, अर्थक्वेक, फायर और लैंडस्लाइड्स। तो अर्थक्वेक क्या है? शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस और ग्राउंड। तो ये जो अर्थक्वेक है वो माइल्ड से लेकर बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू NEIC, नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर, पर ईयर 12,400 से लेकर 14,000 तक अर्थक्वेक आते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है, उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर। और जिस स्केल या जिस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए वो है रिचर स्केल। इसके कॉजेज़ हो सकते हैं वॉल्केनिक इरप्शन, इसके कॉजेज़ हो सकते हैं माइनिंग, एटॉमिक टेस्ट, बहुत ज़्यादा अर्थ पे स्ट्रेस। इफ़ेक्ट है लॉस ऑफ ह्यूमन, इकोनॉमी का लॉस होना, वाटर टेबल का चेंज हो जाना, डायरेक्शन ऑफ रिवर का चेंज हो जाना। इसके लिए बहुत ज़्यादा जो साइंटिफिकली कोशिश की गई उसमें से एक है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट और अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग। ऐसे बिल्डिंग जिसमें अर्थक्वेक की वजह से कोई डैमेज ना हो। नेक्स्ट जो हमको यहाँ पर डिज़ास्टर गिवन है वो है फायर। तो फायर के अलग अलग टाइप्स गिवन है, सॉलिड सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस, गैसियस, केमिकल, इलेक्ट्रिकल। तो ये नाम से ही हमको क्लियर हो रहा है कि जिस सब्सटेंस की वजह से आग लगने वाली है उसके हिसाब से हमने इनको क्लासिफाई कर दिया। तो सॉलिड सब्सटेंस में सॉलिड मतलब लकड़ी हो सकती है,
या कोई भी सॉलिड चीज़ जिसकी वजह से आग लग रही है, और यहाँ पे आप वाटर की हेल्प से आग को बुझा सकते हैं। दूसरा है लिक्विड सब्सटेंस, यहाँ पर आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गैसियस में LPG हो सकती है, एसिटाइलिन हो सकता है, रीज़न। इलेक्ट्रिकल में तो जो हमारे पास है रीज़न शॉर्ट सर्किट हो गया है ना अचानक से, तो इसके लिए तो सबसे पहले पावर को कट ऑफ करना है, उसके बाद नॉन कंडक्टिंग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। लास्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का डिज़ास्टर, वो है लैंडस्लाइड यानी नेचुरल क्रैक एंड फिजर, और जो बहुत बढ़ जाती है बारिश के टाइम पर। इसके रीजंस हो सकते हैं, कॉजेस हो सकते हैं सुनामी, हैवी रेन, डिफॉरेस्टेशन और डिगिंग, और इसका इफ़ेक्ट होगा रिवर चेंज डायरेक्शन और प्लांट लाइफ का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो। नेक्स्ट चैप्टर है सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। यहाँ पर आपको अलग अलग सेल के पार्ट्स का बहुत डिटेल में डिस्कशन करने के लिए मिलेगा कि सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल वॉल क्या है, ये प्रेजेंट होती है एल्गी, फंगाई और प्लांट्स में, और ये जो इसका कंपोजिशन है वो है कार्बोहाइड्रेट जैसे सेलुलोज और पैक्टीन से बना हुआ। देन है सेल मेम्ब्रेन, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, थिन है, इलास्टिक है और सेलेक्टिवली परमिएबल है। इसका स्ट्रक्चर प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड में। देन है साइटोप्लाज्म। तो व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म? इट इज़ अ फ्लूइड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये सेलुलर केमिकल रिएक्शन के लिए मीडियम है, और अगर सेल ऑर्गेनल्स के अलावा जो पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का, उसे साइटोसोल कहा जाता है, जो एनिमल्स में प्लांट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डेंस होता है, और इसमें आपको मिलेंगे अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, विटामिन्स एक्सेट्रा। चलिए अब आ जाते हैं सेल ऑर्गेनल्स में, जो है असल में सेल के पार्ट्स, जिसमें सबसे पहले है न्यूक्लियस। लार्ज न्यूक्लियस है इसके अंदर, नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स है जो कंडेंस हो जाते हैं, क्रोमोसोम नज़र आते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, और इनके ऊपर होते हैं जीन प्रेजेंट। तो इनका फंक्शन हो गया सबसे पहला तो कंट्रोल ऑल ओवर द सेल, और दूसरा है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसके 2 टाइप है। अगर इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो आप इसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और अगर नहीं है तब हम इसको कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये वेरियस सब्सटेंस को सेल के अंदर लेकर जाता है। इसका फंक्शन है सेल को सपोर्ट करना और प्रोटीन का कंडक्शन करना। देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो ये जिन स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है उनको हम सिस्टर्नी कहते हैं, और ये सब्सटेंस को पैक और डिस्ट्रीब्यूट करता है, हेल्प करता है सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम्स को बनाने में। लाइसोसोम्स क्या है? ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक है जिसके अंदर आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं। इनका फंक्शन है इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, और ये सुसाइड वैक्स भी है, यानी अगर कभी सेल का कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो उसको डैमेज करके उस ऑर्गन को ख़त्म कर सकते हैं। देन माइटोकॉन्ड्रिया, इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो आउटर मेम्ब्रेन पोरस है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, जिसके हम पार्ट्स को कहते हैं क्रिस्टे, और ये अपने प्रोटीन्स को खुद बना सकता है। ये ATP को प्रोड्यूस करता है, ये ATP प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का भी सिंथेसिस करता है। देन है वैक्यूल्स, तो इनको हम कहते हैं स्टोरेज सैक्स, और इनका स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू नीड चेंज हो सकता है। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं, और इनका काम है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, और जो भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट तैयार होते हैं उनको स्टोर करना। लास्ट में है प्लास्टिड, ये है डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ, और ये वो ऑर्गेनल है जो सेल को कलर देता है। तो इनके 2 टाइप्स हो सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट यानी कलरलेस या फिर वाइट कलर, और इसका काम है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड। क्रोमोप्लास्ट में आपको कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये प्लांट के, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस करवाता है प्लांट्स के अंदर।
क्योंकि ये समरी है इसीलिए आपको शॉर्ट में लेकिन फ्रूटफुल सेशन लेने की मैं कोशिश कर रही हूँ। इस सेक्शन का अगला जो चैप्टर है वो है ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम, और यहाँ पे आपको ह्यूमन बॉडी के दो सिस्टम के बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है। एक है रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है। तो ये जो लाइफ प्रोसेसेस है ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर, और रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स: एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अगेन है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। देन इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल्स एंड टिश्यू। और सेलुलर रेस्पिरेशन को हम समराइज़ कर सकते हैं ऐसे कि जो आपने इनहेल किया ऑक्सीजन को, उसको सेल के एक एक ऑर्गन तक इंटरनल रेस्पिरेशन की हेल्प से लेकर जाने के बाद ऑक्सीजन को बर्न करके जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ सेलुलर रेस्पिरेशन का? ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन गिव्स 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O प्लस एनर्जी 38 ATP। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये बना हुआ है नोज़, फेरिंग्स, विंड पाइप और लंग्स से। फेरिंग्स में आपको फूड पाइप और विंड पाइप दोनों मिलते हैं। विंड पाइप बाइफरकेट होता है थोरैक्स के अंदर, और उसकी एक एक ब्रांच एक एक लंग्स में जाती है। लंग्स थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। हाईलाइटिंग पॉइंट के लंग्स के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे प्लूरा कहते हैं। और एल्वियोला क्या है? स्मॉल कंपार्टमेंट ऑफ लंग्स कंटेनिंग रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। देन डायफ्राम ये एक मस्कुलर पार्टीशन है थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में। यहाँ से आपका इस चैप्टर का जो अगला सेक्शन है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें है सबसे पहले हार्ट। तो हार्ट क्या है? हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, और हार्ट को हम 4 पार्ट्स में या ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं: अपर टू ऑरिकल, लोअर टू वेंट्रिकल। और ये चारों सेक्शन एक दूसरे से अलग अलग है। राइट सेक्शन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, जबकि लेफ़्ट सेक्शन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो जो राइट ऑरिकल है, जो अपर पोर्शन है हार्ट का राइट साइड का, तो वो सारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा, फिर वहाँ से लोअर पोर्शन में जाने के बाद फिर लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए जाएगा। वही लेफ़्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा जमा होके फिर वो लेफ़्ट ऑरिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड देन लेफ़्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है। फिर यहाँ पर हमको मिलते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। 2 इम्पॉर्टेंट ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज़ और वेन्स, जो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। आर्टरीज़ क्या है? ये वो ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, ठीक है, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, और ये डीपली लोकेटेड है, थिक वॉल है, और इनके अंदर कोई वॉल्व नहीं होता। जबकि वेन्स जो है ये सारे ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेकर आती है, सुपरफिशियली प्रेजेंट है, थिन है, और इनके अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होती है। क्योंकि आर्टरीज ब्लड को हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ लेकर जा रही है, तो तमाम आर्टरीज़ में, पूरे आर्टरीज़ में है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये आर्टरी ब्लड को लेके जाती है हार्ट से लंग्स की तरफ। वही पूरी वेन्स में है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि ये वेन आती है लंग्स से हार्ट की तरफ। तो हार्ट क्या हुआ? हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। ये सिर्फ ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है, लेकिन इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम में हेल्प कौन कर रहे हैं? लंग्स कर रहे हैं। देन यहाँ पे हमको मिलता है नेक्स्ट सेक्शन ब्लड का। तो व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और इसका जो कंपोजिशन वो है प्लाज्मा और ब्लड सेल। प्लाज्मा एक विस्कस फ्लूइड है,
और इसका एक कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन है जिसमें 90% वाटर है, 7% प्लाज्मा प्रोटीन है और 3% अदर सब्सटेंसेस। ब्लड सेल्स में हमको 3 टाइप के सेल्स मिलते हैं ब्लड के अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज को हम और कह सकते हैं इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसीज का जो काउंट है वो है 50 to 60 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, जबकि ल्यूकोसाइट्स का काउंट है 5000 to 10,000 पर मिलीमीटर क्यूब। प्लेटलेट्स का 2.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। इनका जो लाइफ स्पैन है आरबीसीज का 100 to 120 डेज और ये स्मॉल सर्कुलर और इन्यूक्लिएटेड है, जबकि डब्ल्यूबीसीज का लाइफ स्पैन है 3 to 4 डेज, ये है लार्ज न्यूक्लिएटेड। एंड प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन है 5 to 9 डेज, ये भी स्मॉल है, डिस्क शेप या स्टार शेप हो सकते हैं। आरबीसीज का फंक्शन है ऑक्सीजन को डिसॉल्व करना, डब्ल्यूबीसीज का प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रोबियल डिसीजेस एंड प्लेटलेट्स का फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग। यहाँ पे जो हेल्दी पर्सन की हार्ट बीट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट बुक वो है 72 बीट पर मिनट। और हार्ट के 2 साउंड मिलते हैं, लब साउंड और डब साउंड। अगेन हाईलाइटिंग पॉइंट के हार्ट पंप 75 ml ऑफ ब्लड ड्यूरिंग ईच बीट। ठीक है, फिर हमको यहाँ पर मिलता है कुछ इन्फॉर्मेशन ब्लड प्रेशर के बारे में। तो 2 ब्लड प्रेशर मिलते हैं हमको, एक हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और एक हार्ट के रिलैक्सेशन की वजह से। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट की वजह से जो ब्लड प्रेशर प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक, एंड रिलैक्सेशन की वजह से जो होता है उसको कहते हैं डायस्टोलिक। तो ब्लड प्रेशर की जो रेंज है वो है नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 120/80 mm ऑफ Hg से लेकर 139/89 mm ऑफ Hg। फिर कार्ल लैंडस्टेनियर का यहाँ पर जिक्र है जिन्होंने ABO ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था 1900 में, और EB ब्लड ग्रुप का भी आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाता है। एक हाईलाइटिंग पॉइंट यहाँ पे है हेमाटोलॉजी। व्हाट इज़ हेमाटोलॉजी? दिस इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड। तो हीम मीन्स ब्लड एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। चलिए आगे बढ़ते हैं इस सेक्शन के लास्ट चैप्टर की तरफ। कुछ की पॉइंट्स आपको इन नोट्स में भी मिल जाएंगे जो आप वीडियो के स्क्रीनशॉट की हेल्प से ले सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ये है कि आपको एक सिंगल पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे पॉइंट्स को कवर अप कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो तो आप उसको ना लिखें अपने नोट्स में, या कुछ आप उसको हाईलाइट कर दीजिए। लास्ट चैप्टर इस सेक्शन के लिए वो है इकोसिस्टम, और इस चैप्टर में 2 आपको फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो पूरे चैप्टर को सम अप कर देता है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ डेफिनेशंस है जो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर से बना हुआ है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स है, और इनके बीच में कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है। तो द स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू रिलेशनशिप बिटवीन दीज अबव फैक्टर्स इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो यहाँ अब हमको देखना है कि फैक्टर्स कौन कौन से इकोसिस्टम में, तो हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अबायोटिक देन बायोटिक। अबायोटिक में आते हैं फिजिकल, केमिकल। फिजिकल में जैसे एयर हो गया, वाटर वेपर हो गया, मिनरल्स हो गया, सॉइल, सनलाइट। केमिकल में 2, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम। ऑर्गेनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, lipids. Biotic factors can be again classified into 3 main types: producers, consumers and decomposers. ये जो producer है ये autotrophs है, यानी अपना फूड खुद प्रिपेयर करे जैसे कि प्लांट। कंज्यूमर्स में आते हैं एनिमल्स। तो कंज्यूमर और डिकम्पोजर दोनों भी हेटेरोट्रॉप है, यानी ये अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड है। तो कंज्यूमर एनिमल्स में 3 ग्रुप्स मिलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। देन डिकम्पोजर्स में है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिक फूड को इनऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करते हैं।
यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो है नीच की, तो position of any living organism in context to other living organism and the role it is playing is called niche। तो ये हुआ हाफ पार्ट इस पूरे चैप्टर का। अगला जो आपको पार्ट मिलता है वो बताता है इंटरैक्शन अमंग फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम, जो आपको फूड चेन है या जो फूड पूरा वेब है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि कैसे अबायोटिक फैक्टर्स जो है, न्यूट्रिएंट्स है, सोलार एनर्जी है, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और ये जो बायोटिक फैक्टर्स है, प्लांट्स है, फिर इनको दूसरे बायोटिक फैक्टर्स जो एनिमल्स है उसको कंज्यूम करेंगे। अगर इन बायोटिक फैक्टर्स एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो वो डिकम्पोज करेंगे उनकी डेड बॉडीज़ को, और ये डेड बॉडीज़ से फिर अगेन अबायोटिक फैक्टर्स मिलते हैं। अगर बहुत बड़ा हमको इकोसिस्टम मिलता है, लार्ज इकोसिस्टम मिलता है, तो हम उसको कहते हैं बायोम, जिसके अंदर आपको छोटे छोटे इकोसिस्टम मिलते हैं। बायोम दो टाइप के हो सकते हैं, लैंड या फिर एक्वेटिक। तो लैंड में जो आते हैं वो है ग्रासलैंड और फॉरेस्ट, और एक्वेटिक बायोम में जो आते हैं वो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम या मराइन वाटर इकोसिस्टम। तो ये हुआ कंप्लीट समरी ऑफ साइंस टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 8। हाँ, एक ही सेक्शन है अभी बायोलॉजी, लेकिन अगले सेक्शंस भी बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, पर आप इनको पूरा कंप्लीट सुनकर प्लीज़ एमसीक्यू सॉल्व करिएगा, और आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जब आप इन नोट्स का यूज़ करते हैं या ये वीडियो सुनने के बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करना इजी हुआ या नहीं। दूसरी बात कि एक पेज पर एक चैप्टर के पॉइंट्स जो मैंने डाले हैं, तो ये सारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स है या की पॉइंट्स थे जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। अब ये रिवीजन बुक का आपको एक फ़ायदा ये है कि जब आप रिवीजन करने के लिए बैठे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे के पूरे पॉइंट्स याद हो, तो आप उसको फिर हाईलाइट कर दीजिए। तो जब बहुत कम टाइम पर आप रिवाइज़ करने के लिए बैठ 2 से 3 टाइम जब करते तो आखिरी रिवीजन में आपको पूरा पेज रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो जो सिंगल लाइन जिसको आप भूल जा रहे थे बस उतना भी अगर आप रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हैं कि कभी आपको कोई पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गया जो इस नोट्स में अवेलेबल नहीं है, आप उसको वहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो ये फ़ायदा है ये नोट्स मेकिंग का कि आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, सारी समरी आपके पास है, और आपको एक आइडिया आ जाता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर ज़रूर बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।